नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 1 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों, साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, उनको देखेंगे, एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न बनेंगे, ये सारा कुछ देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि आज तो 30 जून है, तो कैसे एक दिन एडवांस का ये न्यूज़ आ गया। एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं रात को ही वीडियो अपलोड कर पाता हूँ दिन भर की सारी खबरों को। अच्छा, जो आज की सारी खबरें हैं वो कल के न्यूज़पेपर में आएंगी, तो इसीलिए अब जो है मैं डेली रात को जो वीडियो अपलोड करूँगा करंट का, वो एक दिन एडवांस रहेगा। मतलब 30 जून को जो ऐसे डाल रहा हूँ मैं, तो ये 1 जून की खबर रहेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में तो 1 जुलाई को ही पब्लिश होंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी सही रहेगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 जो कि भारत में आयोजित होना था, अब 3 नहीं है, किन है। ये क्या करूँगा कि मैं PDF जब अपलोड करूँगा तो इसको करेक्ट कर दूँगा, किन देशों में आयोजित होगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 वाला डिले हो गया था, वो 21 में होना था, और 21 में अक्टूबर में होना था इंडिया में। लेकिन इंडिया में जैसे आपको पता है कि कोविड का सेकेंड वेव आ गया है, और सेकेंड वेव थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन थर्ड वेव की भी संभावना है। इसीलिए जो है आईसीसी ने क्या किया है, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की कि वो उसे ट्रांसफ़र कर दे, तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है, हम इसे किसी और देश में आयोजित करने को राजी हैं। आयोजित अभी भी बीसीसीआई ही कराएगा, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही कराएगा। एक मिनट, अभी भी कौन कराएगा? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही कराएगा, लेकिन वो किसी और देश में होगा। तो कौन से देश में होगा? सही आंसर इसका क्या है? यूएई एंड ओमान। तो सही आंसर होगा सी, यूएई एंड ओमान। क्लियर है? पहले ये कहाँ होना था? ये इंडिया में होना था, लेकिन अभी इंडिया में नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 एक्सपेंशन। अब ये यूएई और ओमान में होगा। ठीक है, तो ये आप न्यूज़ है, आईसीसी ने घोषणा की है। आईसीसी के बारे में बात कर लें तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका गठन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। दुबई कहाँ है? यूएई में ही है। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करती है? क्रिकेट से संबंधित सभी तरह के प्रशासनिक निर्णय करती है और उनके आयोजन को संबंधित चीज़ों को देखती है। तो ये आईसीसी के बारे में हो गया। ठीक है, जितने भी क्रिकेट के नियम है आईसीसी तय करती है। तो ये जो है पूरा न्यूज़ था। आपने जो ये हमने बताया आपको, 17 अक्टूबर से शुरू होगा, 14 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन भारत में नहीं होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ओमान और यूएई देश कहाँ है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये आपका अरब पेनिनसुला है। अरब पेनिनसुला का मतलब अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो जैसे आपको दिख रहे हैं ये 3 ओर से जल से घिरा है। इधर क्या है? इधर आपका फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्शिया है, और इधर क्या है? रेड सी है, रेड सी यानी लाल सागर। और इधर क्या है? इधर आपका अरेबियन सी है, अरब सागर है। ठीक है, तो ये 3 ओर से घिरा है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है? 3 ओर से घिरा हुआ रहता है। तो यहीं पर कई सारे जो देश हैं, इन्हीं गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूएई, और यहीं पर दिख रहा है उसका पड़ोसी देश राइट साइड में ओमान। तो इन्हीं 2 देशों में क्रिकेट आयोजित होगा। कहाँ कहाँ आयोजित होगा? ओमान में और यूएई में। क्लियर है? ओमान और यूएई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यूएई, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। बहुत सारे लोग दुबई समझते हैं, लेकिन दुबई नहीं है, इसका अबू धाबी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? दरहम। क्या बोलते हैं इसको? दरहम उसकी जो है करेंसी है। ओमान की बात कर लें तो ओमान जो है आपका, इसका कैपिटल कौन है? मस्कत है, और इसकी जो करेंसी है ओमानी रियाल है। रियाल जैसे सऊदी अरब का रियाल है, उसी तरह से ओमानी रियाल है। तो ये इसके बारे में था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। सेकंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियनिज्म डे, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले बात तो संसद आप लोग समझिए, बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे, कुछ लोग जो समझते हैं उनको बधाई। ठीक है, संसद यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है कि देखो, हर जगह पे पार्लियामेंट नहीं होता है। पहले पार्लियामेंट होता क्या, पहले समझ लेते हैं। संसद क्या होता है? किसी भी देश की क्या होती है? ये विधायी संस्था होती है। ये एक विधायी संस्था है, सर्वोच्च विधायी संस्था है। ठीक है, विधायी संस्था। विधायी का मतलब क्या होता है? विधायी का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। क्या? लेजिस्लेटिव।
लेजिस्लेटिव विधायी का मतलब विधि कानून बनाने की संस्था। तो संसद क्या है? देश के अंदर कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। तो भारत में भी एक संसद है, कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे देशों में संसद है। हर देश में संसद नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं देशों में होता है जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि संसदीय व्यवस्था है। समझ में आया? जैसे भारत में है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो कनाडा, यूके या इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है कि संसद में कानून बनेगा। कानून कौन बनाएंगे? जो कानून बनाने वाले लोग होंगे उन्हें सांसद कहा जाएगा, पार्लियामेंटेरियन या सांसद, या इन्हें जो है हम लोग एमपी भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं। सांसद कहाँ से आएंगे? ये पूरे देश के सभी राज्यों से लोगों द्वारा चुन कर आएंगे। तो सभी लोग अपने अपने प्रतिनिधि को भेज देंगे, भाई संसद में जाओ, संसद में कानून बनाओ। तो वो क्या करते हैं? प्रत्येक संसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, अपनी एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि भैया हमारे एरिया में ये ठीक हैं, इसको लेकर पॉलिसी बननी चाहिए, इसको लेकर लॉज बनने चाहिए। समझ में आ गया? तो ये होता है पूरा का पूरा संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऐसी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसे प्रमोट करने के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था 2018 में। कब? 2018 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। समझ में आ गया? तो कभी कभी ये भी प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाने की जो परंपरा है किस वर्ष शुरू हुई थी? वो 2018 में शुरू हुई थी। और कौन इसे चालू किया था? यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। अब इसको और डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है पूरा इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो 2019 अब 2021 आ गया, चलो छोड़िए, ये पुराना न्यूज़ था लेकिन है कम का ही। अभी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों, ये सब फर्जी की बातें हैं, ये आप लोगों को मैंने समझा दिया क्या है, कब शुरू हुआ था, ये समझ में आया क्यों शुरू हुआ था। देखो 30 जून को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वर्ष 1889 में, कब? 1889 में 30 जून को ही संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, की स्थापना हुई थी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मतलब जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में संसद थे उन्होंने मिलकर एक पैनल बना लिया, संयुक्त पैनल बना लिया, और ये सुनिश्चित किया कि हम अपने देश में और पूरे विश्व में संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ावा देंगे। बस इतना ही है, ठीक है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक है लेकिन करंट से जुड़ा हुआ है। फेम स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, आप लोगों को लगेगा ये कहाँ से आ गया, लेकिन बच्चा ये करंट से ही क्वेश्चन होता है। तो फेम स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? निर्माण, जब कोई वस्तु फैक्ट्री में निर्मित होती है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो फेम जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब हिंदी में क्या बोले? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, लेकर आएंगे। समझ में आया? इसका फुल फॉर्म है, ठीक। न्यूज़ क्या, पहले ये समझ लेते हैं। फेम टू इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सटेंडेड बाय 2 more years। देखिए फेम स्कीम जो चल रही है, अब पूरा न्यूज़ समझ में आ गया कि फेम स्कीम जो चल रही है इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आया था, क्या? फेम 2.0। क्या आया था? फेम 2.0, ठीक है। अब इसे जो ये स्कीम है इसे 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। बस इतना समझिए। अब इंग्लिश में है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, जिनका इंग्लिश मीडियम है काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। फेम इंडिया की स्कीम, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के फेम इंडिया, हाइब्रिड मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों का मिक्स होगा। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, फेम इंडिया योजना के तहत मिलने वाला प्रोत्साहन 6 महीने और नीति आयोग द्वारा इसका दूसरा चरण। ये सब अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये आप नहीं समझ पाओगे। समझिए, एक योजना की शुरुआत हुई थी कब? 2015 में, और ये था कि हम पूरे भारत में क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे और 2022 तक अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। 2022 तक कितना था? 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य था। समझ में आया? तो 2019 आ गया बीच में। 2019 में क्या हुआ? ये देखा क्या कि हम अपने लक्ष्य से पीछे जा रहे थे। तो अपने लक्ष्य से पीछे जाने के लिए फिर हमने क्या किया? उस लक्ष्य में और ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए हमने फेम 2.0 लेकर आए। समझ में आया?
इसका दूसरा संस्करण लेकर आए और ये टारगेट था कि 2022 तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लेकिन चूँकि कोरोना का संकट आ गया, तो कोरोना के संकट के कारण मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और मार्केट में डिमांड में भी कमी आ गई। भाई लोगों की आमदनी नहीं है, अब कहाँ से वाहन खरीदेंगे। इसलिए क्या किया गया, ये 2022 में तो ये टारगेट पूरा होगा नहीं और इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, अब इसे 2024 तक बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, जितनी भी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगी उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है। इंसेंटिव एक तरह से कि समझिए सब्सिडी दी जा रही है कि आप जो है ये वाहन बनाइए, जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो सरकार वहन करेगी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। ठीक है, तो वापस समराइज़ कर लेते हैं। फेम इंडिया का स्कीम किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण से संबंधित है। ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। इसका दूसरा संस्करण यानी फेम 2.0 कब आया था, 2019 में। और इसे कब लागू होना था, 2022 तक। अब इसे कोरोना के संकट के कारण 2024 तक बढ़ा दिया गया है। चौथा क्वेश्चन आज का, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, आरती वर्मा, कौन सी सही आंसर है, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो भारतीय महिला क्रिकेट की ओपनर है, ओपनर मतलब समझ रहे हैं, जो पारी की शुरुआत करती है। इनको लेडी वीरेंद्र सहवाग भी कहा जाता है क्योंकि इनका खेलने का तरीका भी वीरेंद्र सहवाग जैसा ही है। हालांकि इनकी खुद की पहचान है, इन्हें वीरेंद्र सहवाग से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी पहचान है, इन्हें अपने नाम से ही जाना चाहिए। ठीक है, तो शेफाली वर्मा जी के बारे में देख लेते हैं। ये हैं शेफाली वर्मा जी। ठीक है, ये 17 वर्ष और 150 दिन की हैं और इस आयु तक ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेल चुकी हैं। क्रिकेट फॉर्मेट कौन कौन, T20, वनडे यानी ODI और टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट खेल चुकी हैं और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की ये क्रिकेटर है। समझ में आ गया, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आपको लगेगा कि यार ये कैसे प्रश्न बन गया, तो कभी कभी सीधे खिलाड़ी को उठाकर उनके खेल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे राही सरनोबत, इन्होंने अभी क्या किया, विश्व कप में जिस खेल से संबंधित है उसका विश्व कप आयोजित हुआ था। कहाँ पर, क्रोएशिया में। ठीक है, क्रोएशिया यूरोप में है एक देश। तो विश्व कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल में, निशानेबाजी, शूटिंग में। ठीक है, तो शूटिंग का जो वर्ल्ड कप था वो यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश क्रोएशिया में आयोजित हुआ था और यहाँ पर इन्होंने विश्व कप में उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। ठीक है, अच्छा, इसका आयोजन कौन कराता, ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप जो था, जैसे क्रिकेट का ICC कराती है। राही सरनोबत विंस गोल्ड मेडल इन वीमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आपका टारगेट होता है, यहाँ पर ये 25 मीटर की दूरी से आपको क्या करना होता है, इस ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाना होता है पिस्टल से। तो इसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत की सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज अब तक थी, जिनका नाम था मनु भाकर, क्या, मनु भाकर, ये 7वीं पोजीशन पर ये थी। ठीक है, तो इन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है, बधाई है इनको बहुत ज़्यादा। इनका नाम याद रखिएगा, राही सरनोबत। क्लियर है, हाँ। ठीक है, ओलंपिक से पहले राही सरनोबत का कमाल। अच्छा हाँ, एक और बात है कि ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई की हैं। होपफुली हम ये आशा करते हैं कि भारत को ये गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे तो अच्छा रहेगा भारत के लिए। छठा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस देश ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डैम बैहीतान, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, सॉरी नाम तो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो तो ठीक ही है। तो बैहीतान नामक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, किस देश में बना है, USA, चाइना, रशिया, ब्राज़ील। तो चाइना, कहाँ पे बना है, चाइना। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी डैम कहाँ पर, वो भी चाइना में है। ठीक है, इसका नाम क्या है, बैहीतान। देख लेते हैं न्यूज़। चाइना टर्न्स ऑन सेकंड बिगेस्ट डैम इन इंडिया। टर्न्स ऑन का मतलब उसने इस डैम को जो बनाया था अब इसे चालू कर दिया है। ठीक है, इसके 2 यूनिट काम करना शुरू कर दिए हैं, यानी कि बिजली बनाना का काम शुरू हो गया। ये कहाँ है, बैहीतान, ये जिनशा रिवर में, चीन के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है जिनशा, तो वहीं पर ये बनाया गया है। इसका काम क्या है, पानी से बिजली बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, बिजली। ठीक है, चीन के बारे में आपको पता ही है, नहीं जानते तो जान लीजिए। चीन दुनिया की, अच्छा आपसे पूछा जाए एरिया वाइज, ये चीन दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी देश है, तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे रहती है। ठीक है, और दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की करेंसी क्या है, रेन मिनबी। और चीन के राष्ट्रपति जी कौन है,
शी जिनपिंग और इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए चाइना के बारे में। राजधानी बीजिंग, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, करेंसी रेनबिनबी, ठीक है, युआन भी बोलते हैं, युआन भी है, रेनबिनबी भी है, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और थर्ड लार्जेस्ट एरिया है इसका, चीन का। आज का लास्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन सा, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, इंग्लिश में बोलते हैं हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज मिनिस्टर, ठीक है। तो ये मंत्री जी हैं, इन्होंने एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, ये रोड ट्रैक है, रेल ट्रैक नहीं है, ठीक है, हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में, ये मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर एग्जाम में आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में ही बना है। देख लेते हैं न्यूज़ को, इंग्लिश में नहीं हिंदी में देखते हैं। मध्य प्रदेश में एशिया का पहला और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का जावड़ेकर जी ने उद्घाटन किया, ठीक है। ये कहाँ पर है, देखो, इंदौर और धार डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनाया गया है। इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी इस एरिया में, ये इस एरिया का पूरे भारत में ये सबसे तेज़ सड़क। इसका मतलब क्या हुआ, ये खुद दौड़ेगी थोड़ी ना, इस पर जो भी गाड़ियाँ चलाई जा सकती है वो मैक्सिमम स्पीड तक ले जा सकती हैं। और यहाँ पर सिर्फ ट्रायल होगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी कंपनी जो हाई स्पीड वाहन बनाती हैं, हाई स्पीड व्हीकल्स बनाती हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, एक ट्रैक चाहिए होता है जहाँ पे वो क्या कर सकें, ट्रायल कर सकें। तो इस पर केवल ट्रायल होगा, ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ ट्रायल के लिए बनाया गया है। अब देखिए, इसको न्यूज़ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सड़कों पर उतरने से पहले वाहनों की टेस्टिंग के लिए अब देश के पास एशिया का पहला और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनकर तैयार है। ये मध्य प्रदेश में धार जिले के पीथमपुर स्थित नेट्रेक्स में बने 11.3 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक है। देखो, इसमें आप धार जिला, कहीं आप न्यूज़ पढ़ेंगे कल न्यूज़पेपर में, वो इंदौर भी आएगा, क्योंकि इतना लंबा है कि ये 2 जिलों में कन्वर्ट हो रहा है, इंदौर और धार 2 जिले में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, और चूंकि बात ये एशिया का सबसे बड़ा, इसलिए देश में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, कैपिटल क्या है, भोपाल है, और इसके मुख्यमंत्री जी हमारे कौन है, मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान जी, और उसके राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल जी। एक बहन है और एक मामा जी, आनंदीबेन पटेल जी, ठीक है। ये वो है। और मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ले तो भारत में सबसे ज़्यादा लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान यानी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है भारत में, तो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 के 11 नेशनल पार्क आपको याद होना चाहिए, किसी दिन उसको भी मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। तो मित्रों, आज इतने 7 क्वेश्चन थे, 7 को हमने देखा, ठीक है। PDF, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन था, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो ये PDF है, ठीक है, अब मैं आपको लिंक यहीं पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। ग्रुप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो PDF नहीं होगा, वो एक तरह से क्या होगा, स्लाइड होगा, ठीक है। लेकिन उस स्लाइड में आप जाएंगे जब, तो वहाँ पर ऐसे 3 डॉट बना रहेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि PDF में कन्वर्ट करने का। तो आप चाहें तो इसे स्लाइड में भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड ओपन हो जाएंगे, फटाफट सारे स्लाइड ओपन हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ पे 3 डॉटेड ऐसे ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, कहीं कोई डाउट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल।